नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आज आपसे बात करूंगी कि अस्थमा के पेशेंट्स को किस तरह की एहतियात लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सर्दियों का सीज़न आ चुका है और सर्दियों में अस्थमा की परेशानी बढ़ जाती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा अस्थमा के बारे में जान लेते हैं। अस्थमा एक आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है। आप ये कह सकते हैं कि ओवर रिस्पॉन्स है किसी भी चीज़ के खिलाफ जो वो समझती है कि हमारे बॉडी में अंदर नहीं जानी चाहिए, जैसे कि धुआं, धूल, स्मोक जिसे कह सकते हैं आप, या फिर एलर्जेंस किसी भी तरीके के, यानी कि पॉलन ग्रेन्स, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, या फिर आपके घर में ही होने वाली धूल, खटमल जैसी चीज़ों को लेकर आपकी बॉडी रिस्पॉन्स देती है, जिसमें आपके श्वास की नली में अवरोध पैदा हो जाता है और बलगम निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से श्वास की नली में सिकुड़न आने की वजह से और अवरोध आने की वजह से आपको सांस लेने में भी दिक्कत होती है। ऑफ कोर्स इसी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है आपकी चेस्ट की मसल्स को सांस लेने में, तो चेस्ट पेन डेवलप होता है। बलगम को निकालने के लिए बार बार आपकी बॉडी प्रयास करती है, जिसकी वजह से आपको खांसी होती है। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स है जिससे आपको पता चलता है कि आपको अस्थमा है और आपको इसकी ट्रीटमेंट्स प्रॉपर लेनी चाहिए या लेनी पड़ती है। अगर नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो सर्दियों के सीज़न में ये सबसे ज़्यादा आपको परेशानी देखने को मिलती है। जो पेशेंट्स अस्थमेटिक हैं उनकी ये परेशानी कई गुना बढ़ जाती है जब सर्दियाँ आती हैं तब। उसका मेन रीज़न है क्योंकि सर्दियाँ तो हैं ही, कोल्ड आपका जो वेदर है उसकी वजह से तो प्रॉब्लम हो ही रही है। पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है वो ऊपर की तरफ ना जाके ह्यूमिडिटी की वजह से आपके सरफेस पे ही रह जाता है और जिसकी वजह से आपके श्वास की नली में वो आता है और आपकी श्वास की नली उसके खिलाफ रिएक्शंस देती है। इसी के साथ में हवा में शुष्कता आ जाती है, जो एक मेन कारण है आपके अस्थमा को ट्रिगर करने का। तो इन सब चीज़ों को जब हम देख लेते हैं कि ये सारे रीजंस हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि निदान परिवर्जन करना, यानी कि कॉज को छोड़ना या कॉज को अवॉइड करना ही मेन आप चीज़ कर सकते हैं अस्थमा को अवॉइड करने के लिए। तो आप ऐसे ही कौन कौन सी चीज़ें करें जो सर्दियों में, स्पेशली अगर विंटर्स आने वाले हैं या आ चुके हैं, तो आप ऐसी कौन सी चीज़ें करें जिससे आप अस्थमा के अटैक से बच सकें या अपने प्रियजनों को उससे बचा सकें। तो जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले कहा, कोल्ड वेदर सबसे ज़्यादा अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। तो इस वेदर में कोशिश करें कि आप ना जाएं, बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को एक्सपोज ना करें। विंटर्स में, एक्सट्रीम विंटर्स में स्पेशली सुबह सुबह जब जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है और इवनिंग में सबसे ज़्यादा ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो इस टाइम पे जिन लोगों को आदत है मॉर्निंग वॉक करने की या इवनिंग वॉक करने की, वो अवॉइड करें। आपको कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी योगा, कोई भी प्राणायाम करना है अपने घर के वार्म वेदर में ही करें, ताकि आपको जो सडन कोल्ड की वजह से या फिर एकदम ठंड जो आ जाती है उसकी वजह से आपकी जो मसल में स्पैज्म हो रहा होता है, मसल स्पैज्म यानी कि सांस की नली में कई बार ठंड की वजह से सिकुड़न आनी भी शुरू हो जाती है, तो ये सिकुड़न नहीं आएगी और ये अटैक आपको आप अपने शरीर को लाने से आप बचा सकते हैं। इसके साथ में आपको गर्म पानी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी ये ठंडक है आपके जो आपके श्वास नली में आ रही है, गर्म चीज़ें लेने से, जैसे कि चाय, काढ़ा, पानी, या फिर अगर आप सूप लें रेगुलर बेसिस पे, तो आप देखेंगे कि आपको श्वास की जो प्रॉब्लम है वो कम से कम हो रही है। इसके साथ में आप जितना भी खाना जो भी खा रहे हैं, जब भी खा रहे हैं, वो ताज़ा हो और रूम टेम्परेचर से ऊपर होना चाहिए, वार्म होना चाहिए। ठंडी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। दही स्पेशली आपको अवॉइड करनी है, अगर लेनी भी है तो रूम के टेम्परेचर पे लेनी चाहिए। मॉर्निंग में और इवनिंग में आपको नहीं लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी मिला के आप लें। दूध को भी आप अवॉइड करें, क्योंकि दूध से भी बलगम बनता है, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं कि हल्दी वाला दूध लें, इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और दूध के सारे जो आपके गुण हैं वो भी आपके शरीर में आएंगे। डिफरेंट जो स्पाइसेस हैं उनको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, शरीर में गर्मी रहेगी, जिससे सबसे ज़्यादा आपको अस्थमा होने के, अटैक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इन स्पाइसेस में जो मेन स्पाइसेस हैं वो है काली मिर्च, सौंठ, हल्दी, अजवाइन,
मेथी, इन चीज़ों को आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करें तो आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो रही हैं। अगर हो सके तो घर में ह्यूमिडिफायर लगाइए। ह्यूमिडिफायर मतलब जब ठंड बढ़ती है तो हवा में शुष्कता आ जाती है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने और छोड़ने में मुश्किल आती है। ह्यूमिडिफायर की वजह से आपके जो घर का एटमॉस्फेयर है एटलीस्ट वो आप मेंटेन कर पाएंगे और उस शुष्कता को आप मेंटेन कर पाएंगे, मतलब उस शुष्कता को आप ठीक कर पाएंगे, तो आपकी जो ये अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स हैं वो कम से कम होंगी। तो आपकी अगर कोई मेडिसिन एलोपैथिक चल रही हैं उन्हें टाइम पे लीजिए, अपने ऑक्सीजन लेवल को चेक करते रहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कीजिए। उसके साथ में जैसा कि मैंने आपको कहा, ये सारी चीज़ें सिर्फ मेंटेन कर सकती हैं आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम को। अगर आपको इससे निजात पाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इम्यूनिटी पे काम करना होगा, और ये इम्यूनिटी पे काम आप आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक हर्ब्स, आयुर्वेदिक डाइट से कर सकते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स आपकी इम्यूनिटी को मॉडरेट करती हैं, यानी कि मॉड्यूलेट करती हैं। आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाती है तो आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और बहुत कम अगर हो जाती है तो आप प्रोन हो जाते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इम्यूनिटी को एक मॉड्यूलेट अमाउंट में, मॉडरेट अमाउंट में ठीक किया जाए, तभी आपकी बॉडी सही तरीके से रिस्पॉन्स देगी और आपके अस्थमा की कंडीशन को जड़ से ठीक कर पाएगी। अगर आपको अस्थमा से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल आपके जहन में आ रहे हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इन दिए हुए फ़ोन नंबर्स पे कॉल करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी इस डिजीज़ से निजात पाने में। धन्यवाद।